हेलो गाइस। आज का टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस पैथो का, ठीक है, पैथोलॉजी का। तो डेफिनेशन एंड एपिडेमियोलॉजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एज पर WHO डायबिटीज़ मेलाइटस, अब WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? क्या हेट्रोजेनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर heterogeneous metabolic disorder characterized by common feature of chronic hyperglycemia with disturbance of carbohydrate, fat and protein metabolism। इसका मतलब क्या कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का इम्बैलेंस हुआ है। हेट्रोजेनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कैरेक्टराइज बाई कौन सा कॉमन फीचर है? हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है, उसमें शुगर बढ़ जाता है ब्लड में और टिश्यू ले नहीं सकता उसे हाइपरग्लाइसेमिया हो गया विथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो इसको क्या बोलेंगे? इज डिफाइंड एज अ हेट्रोजीनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन फीचर ऑफ क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया विद डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लीडिंग कॉज है मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी का डेथ का और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने का वो है, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन एंड ईटियोलॉजी। ओल्डर क्लासिफिकेशन कैसा था कि डिवाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि कॉजेस अननोन रहते थे, इडियोपैथिक अननोन। सेकेंडरी मतलब किसी और रीजन्स की, मतलब कोई डिजीज़ के थ्रू डायबिटीज़ हुआ है, ठीक है। जुवेनाइल ऑनसेट, मेचोरिटी ऑनसेट टाइप, इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप, ठीक है। तो अब आगे जाके ना, तो करंट क्लासिफिकेशन क्या है डायबिटीज़ मेलाइटस का? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। सो 2 ब्रॉड कैटेगरीज क्या है? टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, ओके। तो यहाँ पे हाँ, एंड बिसाइड देयर आर फ्यू अनकॉमन स्पेसिफिक टाइप, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो यहाँ पे ये टेबल में दिया है क्या? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, जो क्या इसको क्या बोलते हैं हम? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। आगे समझेंगे क्यों बोलते हैं इसको। और इसके अंदर टाइप क्या आता है? टाइप 1A एंड टाइप 1B। 1A मतलब इम्यून मेडिएटेड, मतलब इम्यून की वजह से हो रहा है डायबिटीज़ मेलाइटस, और 1B मतलब क्या? इडियोपैथिक है, रीज़न अननोन है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है वो, इसलिए बोल रहे हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है अदर स्पेसिफिक टाइप में क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये 1 और 2 हो गया। फिर आता है अदर स्पेसिफिक टाइप में क्या बोल सकते हैं कि बी सेल का फंक्शन चला गया, जेनेटिक डिफेक्ट आ गया, इंसुलिन एक्शन में जेनेटिक डिफेक्ट आया, पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन हो गया, या ट्यूमर आ गया, और फिर या कशिंग सिंड्रोम हुआ, एक्रोमेगैली हुई, या एड्रेनल ग्लैंड का क्रोमोसाइटोमा हो गया थायराइड हार्मोन, स्टेरॉइड्स, ये सब से डिसफंक्शन आएंगे। तो फिर इन्फेक्शन के थ्रू रूबेला, CMV अनकॉमन, ठीक है। क्या क्या जो पैनक्रियाज है उसके बीटा सेल में हो गया, पैनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन हो गया, ट्यूमर हो गया, इंसुलिन एक्शन में डिफेक्ट आया, फिर एंडोक्राइन में एंडोक्राइनोपैथी हो गई, एक्रोमेगैली कशिंग सिंड्रोम देखने मिल रहा है, फियोक्रोमोसाइटोमा, या ड्रग और केमिकल इंड्यूस स्टेरॉइड थायराइड हार्मोन, ठीक है। ये हो गया। और एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। अब आता है आगे मेजर रिस्क फैक्टर क्या है किसके लिए? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आता है ब्रीफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ते हैं। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, ओके। इट वॉज प्रीवियसली टर्म्ड एज, इसको प्रीवियसली जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जुवेनाइल मतलब ये यंगर एज में ज़्यादा देखने मिलता है, इसीलिए उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोल रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट वॉज नोन दैट दीज पेशेंट हैव एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन रिप्लेसमेंट एज अ ट्रीटमेंट। और क्योंकि ये ट्रीटमेंट में ना इंसुलिन रिप्लेसमेंट ही लेते थे, मतलब बॉडी में उनकी इंसुलिन की लेवल्स कम रहती थी, इसलिए ठीक है। या हाउएवर इन द न्यू क्लासिफिकेशन नीदर एज और नॉर इंसुलिन डिपेंड कंसिडर एज एब्सोल्यूट क्राइटेरिया। अब बोल रहे हैं कि न्यू क्लासिफिकेशन में एज या इंसुलिन डिपेंडेंस एब्सोल्यूट क्राइटेरिया अफेक्ट नहीं होता है, ना एज से ना इंसुलिन डिपेंडेंस से, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एटियोलॉजी टाइप 1 डायबिटीज़ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 हुआ, अब टाइप 1 2 टाइप में डिवाइड है। सब टाइप हमने अभी पढ़ा 1A और 1B। 1A मतलब इम्यून मेडिएटेड, कैरेक्टराइज बाय ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है बीटा सेल का, मतलब जो पैनक्रियाज है, ये जो पैनक्रियाज है उनके अंदर जो बीटा सेल्स है जो
इंसुलिन रिलीज़ करते हैं उनका ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इम्यून सेल्स ही अपने खुद के सेल्स का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसलिए ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, जिसके वजह से इंसुलिन डिफिशिएंसी आएगी। इडियोपैथिक मतलब क्या, इंसुलिन की डिफिशिएंसी हुई है विद टेंडेंसी टू डेवलप कीटोसिस, मतलब आगे जाके कीटोन बॉडीज बढ़ते हैं, बट दिस पेशेंट आर नेगेटिव फॉर, मतलब ऑटो इम्यून मार्कर्स इसमें देखने नहीं मिलते, इसलिए इसमें कॉज इसका अननोन है, बट इसमें इंसुलिन डिफिशिएंसी है। 1 है, 1 भी हो गया। द टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस अकर्स कॉमनली इन पेशेंट अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि अभी पढ़ा ना कि जुवेनाइल ऑनसेट है इसका। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है बीटा सेल का, कैन अकर एट एनी एज, ठीक है। हाँ, हम बोल रहे 5 to 10% हु डेवलप डायबिटीज़ बहुत आर टाइप 1 है, ठीक है, इतना छोड़ो। अब आता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, अब टाइप 1 का मतलब क्या बोल रहे हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बीटा सेल्स को डिस्ट्रक्शन हुआ, बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हुआ तो इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा, तो इंसुलिन ब्लड वेसल में कम होगा, ब्लड वेसल में कम होगा तो वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए बॉडी इंसुलिन डिपेंडेंट है। अगर इंसुलिन अच्छा खासा रहता तो फिर वो वर्क करता, हाइपरग्लाइसीमिया का नहीं होता ब्लड वेसल्स में, ब्लड में, इसलिए ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आता है टाइप 2। टाइप 2 में क्या बोलेंगे, टाइप 2 में दिस टाइप कंप्राइजेस 80% केसेस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं। और इसमें क्या आता है, मेचोरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ या नॉन इंसुलिन या इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, नॉन ओबीस टाइप है ये। फिर बोल रहे हैं ऑल्थो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस प्रीडोमिनेट्स अफेक्ट्स ओल्डर पीपल, ओल्डर इंडिविजुअल, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, ठीक है। इट इज़ नाउ नोन दैट इट ऑल्सो अकर इन ओबीस, और ये ओबीस जो मोटे लोग हैं और अडोलसेंट चिल्ड्रन में भी होता है। ऐसे चिल्ड्रंस जो अडोलसेंट्स में हैं और वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, हेंस द टर्म MOD, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ फॉर इट इज़ इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी यंगर एज में नहीं हो रहा है, ऐसे चिल्ड्रंस जो ओबीस है उनमें हो रहा है। हाउएवर मेनी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस रिक्वायर इंसुलिन थेरेपी टू कंट्रोल हाइपरग्लाइसेमिया और टू प्रिवेंट कीटोसिस, दस आर नॉट ट्रूली। अब वो क्या बोल रहे हैं, कभी कभी जो टाइप 2 है उनको कभी कभी इंसुलिन थेरेपी चाहिए रहती है, तो इसको हम ट्रूली नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर आता है अदर स्पेसिफिक इटोलॉजिक टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या आता है, बिसाइड द 2 मेन टाइप्स अदर स्पेसिफिक देखते हैं, हैव नोन अ स्पेसिफिक इटोलॉजिक डिफेक्ट। वन इम्पॉर्टेंट सब टाइप इज़ मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, ठीक है। और ये क्या आता है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। अर्ली ऑनसेट ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया एंड इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रेशन, इसमें हमने 3 चीज़ पढ़ी, क्या कि ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, ठीक है। और इसमें अर्ली ऑनसेट ऑफ, बहुत जल्दी मुझे जो बच्चा है उसमें हाइपरग्लाइसेमिया देखने मिलेगा, हाइपरग्लाइसेमिया दिखेगा, फिर वो ऑटोजोमल डोमिनेंट है और इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रेशन। अब अगर अर्ली एज में दिख रहा है तो वो जेनेटिक ही होगा, अब जेनेटिक हो गया, अब जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से क्या हाइपरग्लाइसेमिया दिख रहा है। और हाइपरग्लाइसेमिया क्यों दिख रहा है, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो गया है, क्योंकि जेनेटिक डिफेक्ट है तो वो इंसुलिन में ही कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, अबाउट 4% प्रेग्नेंट वुमेन डेवलप डायबिटीज़ मेलाइटस ड्यू टू मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब बोल रहे प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 4% प्रेग्नेंट वुमेन्स को हो सकता है, तो ऐसे केसेस को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। ऑल्दो दे रिवर्ट बैक टू नॉर्मल ग्लाइसेमिया आफ्टर डिलीवरी, दिस वुमेन आर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। और आफ्टर डिलीवरी वो नॉर्मल ग्लाइसेमिया हो जाता है। अब पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन इटियोलॉजी, मतलब कॉजेज़ क्या है डायबिटीज़ मेलाइटस के, हाइपरग्लाइसेमिया में बी रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। हाइपरग्लाइसेमिया के कॉजेज़ कैसे, क्या कौन कौन से कॉजेज़ है जो हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कर रहे हैं। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब जो शुगर के लेवल्स है वो ब्लड में बढ़ जाएंगे, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, तो अब किसकी वजह से होगा, एक तो अगर इंसुलिन सिक्रीशन कम हो गया, अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा, टिश्यू नहीं ले पाएगा, तो वो रिड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है। फिर आता है डिक्रीज ग्लूकोज यूज बाय बॉडी, या इंसुलिन बराबर है बट
जब वो ग्लूकोज बॉडी की तरफ गया, जो टिश्यू के पास गया, वो अपटेक ही नहीं कर पा रहा है, तो डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक या यूज बाय द बॉडी, या इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन, या ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, ये तीन चीज़, क्या इंसुलिन सिक्रीशन घट गया, या ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा है बॉडी के थ्रू, इंसुलिन नॉर्मल है, या इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन हो गया। अब आता है पैथोजेनेसिस ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन इज डिस्टिंक्ट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली इट इज़ एसेंशियल टू फर्स्ट रिकॉल फिजियोलॉजी। ठीक है, पहले नॉर्मल इंसुलिन मेटाबॉलिज्म देखते हैं। हाँ, अब क्या नॉर्मल इंसुलिन मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल पहले देखते हैं फिर उसके बाद अब नॉर्मल देखेंगे। ठीक है, तो मेजर स्टिमुलस फॉर बोथ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन इज ग्लूकोज, मतलब इंसुलिन का रिलीज और उसके एक्शन सिंथेसिस जो है वो दोनों ग्लूकोज से ही होता है। तो अब स्टेप्स इन्वॉल्व, अब क्या होता है सिंथेसिस, इंसुलिन अब कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ऑब्वियसली बीटा सेल्स में होता है। बीटा सेल्स ऑफ किसके, पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। अब क्या होता है, इट इज़ इनिशियली फॉर्म्ड एज, पहले वो प्री प्रो इंसुलिन होता है जो सिंगल चेन, ठीक है, प्री प्रो इंसुलिन होता है, सिंगल चेन 86 अमीनो एसिड रहता है। फिर क्या होता है, सब्सिक्वेंट प्रोटियोलाइसिस होगा जो क्या करता है, रिमूव्स द अमीनो टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड फॉर्मिंग प्रो इंसुलिन। पहले प्री प्रो इंसुलिन था, प्रोटियोलाइसिस हुआ, उससे प्रो इंसुलिन हो गया। फिर क्या होता है, फर्दर क्लीवेज होता है प्रो इंसुलिन का, वो गिव राइज टू क्या करता है, A21 अमीनो एसिड एंड B30 अमीनो एसिड चेन्स ऑफ इंसुलिन, और ये लिंक टुगेदर बाय किससे, कनेक्टिंग सी पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। ठीक है, ऑल ऑफ विच आर स्टोर्ड इन अ सिक्रेटरी ग्रैनुल्स इन द बीटा सेल्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू A एंड B चेन्स ऑफ इंसुलिन, सी पेप्टाइड इज लेस ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन इन लिवर। ठीक है, वो लेस ससेप्टेबल है, कौन, सी पेप्टाइड, एंड इज देयरफॉर यूज्ड एज अ मार्कर टू तो हम इसको एज अ मार्कर यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश एंडोजिनसली सिंथेसाइज एंड एक्सोजिनसली एडमिनिस्टर्ड इंसुलिन। तो क्या पढ़ा हमने कि जो प्री प्रो इंसुलिन है वो कन्वर्ट प्रोटियोलाइसिस से क्या होता है, वो प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। प्रो इंसुलिन के बाद उसका क्लीवेज होता है, ब्रेक डाउन होता है, क्लीवेज हुआ तो उससे दो चीज़ आएगी, एक ए और एक बी, जो 21 का है और ये 30 अमीनो एसिड का है, और दोनों किससे लिंक्ड है, सी पेप्टाइड से। जो सी पेप्टाइड है वो लीवर ब्रेक डाउन नहीं कर पाता उतना। ठीक है, तो उसके वजह से क्या, वो एज अ मार्कर काम करता है। अगर बाहर से भी दिए, कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडोजिनस सिंथेसाइज और एक्सोजिनसली एडमिनिस्टर्ड इंसुलिन। ठीक है, फिर आता है थेरापेटिक पर्पस के लिए ह्यूमन इंसुलिन इज नाउ प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस करा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब रिलीज, ग्लूकोज इज द की रेगुलेटर, ग्लूकोज इज़ द की रेगुलेटर ऑफ इंसुलिन, मतलब ग्लूकोज ही उसका रीज़न है जो इंसुलिन रिलीज़ करेगा, मतलब बॉडी में ग्लूकोज आना चाहिए ताकि इंसुलिन रिलीज़ हो। ठीक है, फ्रॉम बीटा सेल बाय अ सीरीज ऑफ स्टेप। पहले क्या बोल रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज बिलो 70 mg/dl। ठीक है, और बिलो 3.9, ये वाली यूनिट्स याद रखते हैं, बिलो 70 mg/dl। तो इट स्टिमुलेट्स ट्रांसपोर्ट इनटू बीटा सेल। अब क्या बोल रहे हैं कि हाँ, स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट्स ट्रांसपोर्ट इनटू बीटा सेल्स ऑफ अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब ये जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स ट्रांसपोर्ट इनटू बीटा सेल। अब ये क्या ट्रांसपोर्ट हुआ किसको, बीटा सेल्स पे, ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT2 पे। अदर स्टिमुलाई इन्फ्लुएंसिंग इंसुलिन रिलीज इंक्लूड न्यूट्रिएंट इन द मील, कीटोन्स, अमीनो एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो अदर स्टिमुला है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंसुलिन रिलीज को, जैसे न्यूट्रिएंट के अंदर मील्स जो है, कीटोन, अमीनो एसिड एक्सेट्रा। अब क्या बोल रहे हैं, जो आइलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ग्लूकोकाइनेज कॉज ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन एंड दस एक्ट एज अ स्टेप फॉर कंट्रोल रिलीज ऑफ। अब ये क्या बोल रही है, जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम्स है वो कन्वर्ट कर रहे हैं क्या, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, मतलब जो हाइपोग्लाइसीमिया हुआ बॉडी में उससे बीटा सेल एक्टिवेट हुआ है, अब बीटा सेल इंसुलिन रिलीज़ कर रहे हैं। वो कैसे रिलीज़ कर रहे हैं, वो ग्लूट जो है, ग्लूट टू को जो है वो एक्टिवेट किया उन्होंने, चैनल को एक्टिवेट करने के बाद क्या कर रहे हैं, अब वहाँ पे ग्लूकोकाइनेज करके एंजाइम है,
ग्लूकोकाइनेस एंजाइम एक्टिवेट होता है, वो फॉस्फोराइलेशन करवाता है ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय ग्लाइकोलिसिस। अब इससे क्या होगा, एटीपी जनरेट हुआ। अब जनरेशन ऑफ एटीपी हुआ, जनरेशन ऑफ एटीपी क्या करता है, अल्टर्स द आयन चैनल एक्टिविटी। ये जो एटीपी क्या करता है, आयन चैनल एक्टिविटी को चेंज करता है, अल्टर करता है ऑन द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होता है, इनिबिशन ऑफ एटीपी सेंसिटिव के प्लस चैनल। मतलब क्या, के प्लस चैनल एक आयन चैनल चैनल है, जो अगर एटीपी रिलीज हुआ तो ये बंद हो जाएंगे ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ओपनिंग अप मतलब जो एटीपी सेंसिटिव के प्लस चैनल है उनका इनिबिशन हो गया, बंद हो गया। क्यों, क्योंकि एटीपी निकला उधर, ठीक है, ऑन द सेल। एंड ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, और ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल होता है विथ रेजिस्टेंट इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम विच स्टिमुलेट्स इंसुलिन रिलीज। मतलब ये जो सेल है, यहाँ से पोटेशियम बाहर जा रहा था बट ये बंद हो गया, तो अंदर पोटेशियम बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे कैल्शियम का चैनल है वो ओपन हो गया और ये कैल्शियम अंदर आ गया, जिसके वजह से क्या होगा, अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होगा। हाइपर पोलराइजेशन के वजह से इंसुलिन रिलीज होगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाँ हाँ, जिसके वजह से इट स्टिमुलेट्स, ये सब जो है स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन रिलीज, ठीक है। एक बार इधर देखते हैं। तो पहले क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, वो ग्लूट को एक्टिवेट करेंगे। ग्लूट क्या, ये जो ग्लूकोकाइनेस है, ग्लूकोकाइनेस क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करवाता है, और यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है। ग्लाइकोलिसिस पाथवे हुआ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से, फिर एटीपी जनरेट हुआ। सेकेंड, एटीपी जनरेट हुआ। एटीपी जनरेट होने के बाद क्या हो रहा है, एटीपी से क्या होता है, जो कैल्शियम पोटेशियम चैनल है वो इनिबिशन हो गया उनका, क्योंकि वो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल थे। और क्या, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, के प्लस बंद हो गया तो बाहर नहीं जा पाएगा, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम होने लगा, कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से पॉजिटिव होने लगा, मतलब हाइपर पोलराइजेशन हुआ। हाइपर पोलराइजेशन जो क्या करता है, मीडिएट करता है रिलीज ऑफ इंसुलिन, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या, प्री न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, प्रो इंसुलिन में होता है प्रोटीएसेस वगैरह से प्रो इंसुलिन क्लीवेज होता है, उसका क्लीवेज से क्या होगा, ए एंड बी चेन्स बनेंगे जो एक दूसरे से सी पेप्टाइड से लगे हुए हैं, ठीक है, ये था। अब आता है एक्शन। एक्शन में क्या, हाफ ऑफ द इंसुलिन सिक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल। अब जो हाफ ऑफ द इंसुलिन सिक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल इनटू द पोर्टल वेन इज डिग्रेडेड इन द लीवर while the remaining half enters the systemic circulation for action of target। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो हाफ ऑफ द इंसुलिन बीटा सेल ने जितने भी सीक्रेट किए उसमें से हाफ जो है लीवर डिग्रेड कर देता है, और रिमेनिंग हाफ जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। अब इंसुलिन फ्रॉम सर्कुलेशन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल। अब जो उसका टारगेट सेल है वो उस पर क्या करता है, बाइंड करता है। इंसुलिन रिसेप्टर हैज़ इंट्रिंसिक, अब जो इंसुलिन, कौन से रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर में क्या होता है, इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी, ठीक है। दस इन टर्न एक्टिवेट्स पोस्ट रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर signaling pathway molecules, insulin receptor substrate 1 and 2 proteins which initiate sequence of phosphorylation and dephosphorylation। अब वो क्या बोल रहे हैं, अब इंसुलिन रिसेप्टर के पास इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी है, ये इंटर्न क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं किसको, पोस्ट रिसेप्टर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को, ठीक है, जिसका नाम है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 and 2। फिर क्या, हाँ, उनका क्या हुआ, वो बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद वो इंट्रिंसिक टायरोसिन एक्टिविटी दिखा रहे हैं। क्या, अंदर का जो सेल है, मतलब सेल के अंदर वो इंट्रिंसिक टायरोसिन एक्टिविटी दिखाएंगे। और वो कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे उनका सिग्नलिंग पाथवे मॉलिक्यूल जो है IRS1 इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 और 2 वो विच इनिशिएट करते फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। ये जो रिएक्शन है ऑन द टारगेट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइटोजेनिक एंड एनाबोलिक एक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। ये दोनों एक्शन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपोजेनेसिस, ये सब होता है। क्या, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसे जो हाइपोग्लाइसीमिया करा है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराएंगे, लिपोजेनेसिस कराएंगे, ठीक है। बिसाइड द रोल ऑफ ग्लूकोज इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ इंसुलिन रिलीज, लो इंसुलिन लेवल इन फास्टिंग स्टेट प्रमोट्स हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब वो क्या बोले, लो इंसुलिन लेवल रहा फास्टिंग स्टेट में, तो वो क्या करता है, हिपैटिक ग्लूकोन, ऑब्वियसली ग्लूकोज का जो नंबर है वो बढ़ाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, इसलिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा है, रिड्यूस ग्लूकोज अपटेक
अपटेक रोकेगा बाय इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यू, क्योंकि फास्टिंग में हमें ग्लूकोज चाहिए ब्लड में, इसलिए वो बढ़ा रहा है, ठीक है। अब आता है पैथोजेनेसिस एंड प्रमोट्स मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड प्रिकर्सर सो एज टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया, और वो स्टोर्ड प्रिकर्सर में भी करता है ताकि हाइपोग्लाइसेमिया आए ना इमरजेंसी कंडीशन में। अब आता है पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। पैथोजेनेसिस, द बेसिक फिनोमेना इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल मास, ठीक है। इसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है बीटा सेल का, उसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी। तो पहले यही बताना है क्या बेसिक फिनोमेना क्या है टाइप 1 में, कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है बीटा सेल का विच इज़ लीडिंग टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी। वाइल टाइप 1 में क्या होता है, रिमेन्स इडियोपैथिक। हमने पढ़ा था कि टाइप 1 में 1B 1A आता है, ठीक है। तो 1B इडियोपैथिक है और टाइप 1A इम्यून मेडिएटेड है, इसलिए हाँ उसको ज़्यादा पढ़ें, एक्सटेंसिवली स्टडी। करेंटली जो पैथोजेनेसिस टाइप 1A डायबिटीज़ मेलाइटिस का, उसको 3 म्यूचुअली इंटरलिंक्ड मैकेनिज्म है। एक तो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, ऑटो इम्यून फैक्टर है, और एक सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक, ऑटो इम्यून और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। अब जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, फैमिली इनहेरिटेंस की वजह से भी डायबिटीज़ होते हैं ना, तो वही बोल रहे इन्वॉल्व्स इनहेरिटेंस ऑफ मल्टीपल जीन्स टू confer susceptibility to the disorder. It has been observed in identical twins that if one twin has type 1A, there is about 50% of chance second twin को भी रहेगा अगर एक को है ट्विंस में। दिस मीन्स दैट सम एडिशनल मॉडिफाइंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, मतलब सिर्फ ऑटो इम्यून फैक्टर ही नहीं, इसमें जेनेटिक फैक्टर भी होता है, ठीक है। अबाउट हाफ द केसेस विद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू टाइप 1 हैज ससेप्टिबिलिटी जीन लोकेटेड इन द HLA रीजन ऑफ क्रोमोसोम 6। वो बोल रहे कि अब इसमें कौन सा जीन बोल रहे हैं वो, HLA रीजन ऑफ क्रोमोसोम 6, ठीक है, MHC क्लास 2 रीजन, पर्टिकुलरली HLA DR3 DR4 और HLA DQ लोकस, ये जो क्रोमोसोम है उसके लोकस का उन्होंने रीजन बताया, HLA मोस्टली, ठीक है। ये हो गया जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसमें क्या बताना है, इनहेरिटेंस ऑफ मल्टीपल जीन होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में भी, आइडेंटिकल ट्यूब में अगर एक को हुआ है तो दूसरे को 50% चांस रहते हैं। फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है, वो भी कौन सा, HLA रीजन किसका, क्रोमोसोम 6 पे, पर्टिकुलरली HLA DR3 DR4 और DQ, ठीक है। यही होगा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब आता है ऑटो इम्यून फैक्टर। ऑटो इम्यून फैक्टर में क्या आएगा, स्टडीज ऑन ह्यूमन एंड एनिमल मॉडल्स ऑन टाइप 1A डायबिटीज़ मेलाइटस हैव शोन सेवरल इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। हाँ, प्रेजेंस ऑफ आइलेट सेल एंटीबॉडी, मतलब आइलेट सेल ऑफ लैंगरन जो है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है अगेंस्ट ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज इंसुलिन। अब वो क्या बोल रहे हैं, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट, आइलेट सेल के अगेंस्ट, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज इंसुलिन के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट। तो देयर ऐसे लार्जली रिमेन्स अ रिसर्च टूल ड्यू टू TDS मेथड। अब वो क्या बोल रहे हैं, उनका अगर हमने ऐसे किया, टेस्ट किया, तो वो एक रिसर्च टूल की तरह बन जाता है, एंटीबॉडी है ना। हाँ, फिर आता है अकरेंस ऑफ लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट इन एंड अराउंड द पैनक्रियाटिक आइलेट्स टर्म इंसुलाइटिस। अब क्या बोल रहे हैं, अगर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट इन और अंदर अराउंड दिखा किसके, पैनक्रियाटिक आइलेट का, उसका मतलब क्या, इंसुलाइटिस हो गया, मतलब इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से। इट चिफली कंसिस्ट ऑफ CD8 T लिम्फोसाइट और क्या, CD4 किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेजेस रहेंगे, ठीक है। सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल हुआ वाइल अदर आइलेट सेल टाइप्स जैसे अल्फा सेल, सोमैटोस्टेटिन, अल्फा बीटा और गैमा होता है ना, सॉरी अल्फा बीटा और डेल्टा होता है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन। तो हम बोल रहे हैं कि वो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, और जो अदर सेल्स अल्फा सेल, सोमैटोस्टेटिन, डेल्टा सेल, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मिंग पीपी सेल्स रिमेन अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड रहते हैं क्योंकि दिस इज़ मेडिएटेड बाय T सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी या अपोप्टोसिस से। तो अभी ऑटो इम्यून फैक्टर में क्या क्या पढ़ा हमने, एंटीबॉडी रिलीज हो रहा है उनके अगेंस्ट, या इंसुलाइटिस हो रहा है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन आ रहा है, या सिर्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल हो रहा है, बाकी सब अनअफेक्टेड है। फिर आता है रोल ऑफ T सेल मेडिएटेड ऑटो इम्यूनिटी T सेल ने जनरेट किया और मतलब खुद के सेल्स को मार रहा है। is further supported by transfer of type 1A diabetes mellitus from diseased animal by infusing, वो एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने। association of type 1A with other autoimmune disease is about
10 to 20%, मतलब अगर वो दूसरे डिजीज़ की वजह से हुआ है, जैसे ग्रेव्स डिजीज़, एडिसन्स डिजीज, हाशिमोतो थायराइडाइटिस, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। रिमिशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज इन रिस्पॉन्स टू इम्यून सप्रेसिव थेरेपी सच एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइक्लोस्पोरिन। हम बोल रहे रिमिशन मतलब वापस आना, वो कैसे हो सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइक्लोस्पोरिन एक किया। वैसे ये हो गया ऑटो इम्यून। 3 चीज़ है किसका, पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में। पहला क्या है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया, फिर ऑटो इम्यून फैक्टर हो गया, ऑटो इम्यून फैक्टर के बाद क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर पड़ रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें क्या आता है, एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज इन टाइप 1 डायबिटीज DM सजेस्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टन इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब कौन कौन से इन इट्स पैथोजेनेसिस, द रोल ऑफ नन ऑफ देम हैज़ बीन, और प्रूव नहीं कर पाए कि कोई भी यूज़ है। इनफैक्ट द ट्रिगर में प्रीसीड द अकरेंस ऑफ द डिजीज बाय सेवरल ईयर्स। इट कैन प्रीसीड द अकरेंस ऑफ द डिजीज बाय सेवरल ईयर। इट अपियर्स एट सर्टन, इसमें बोल रहे हैं वायरल एंड डाइटरी प्रोटीन जो है एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं किसके साथ, विद ह्यूमन सेल प्रोटीन एंड ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स अटैक ऑन। मतलब बीटा सेल पे जो एंटीजन है जो भी है वो वायरल या डाइटरी प्रोटीन जो है वो सेम है, जिसकी वजह से अगर जो इम्यूनिटी डेवलप हुई जो भी है वो जाके बीटा सेल को भी हार्म करेगी। क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो भी फॉरेन बॉडी है, मतलब जो भी वायरस है। इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं इसको, मॉलिकुलर मिमिक्री हो रही है इधर, ठीक है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसे कि सर्टन वायरल इन्फेक्शन, मॉम्स हो गया, मीजल्स, CMVs, एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस विद सर्टन केमिकल्स जैसे स्ट्रेप्टोजोटोसिन, पेंटामिलिन, ठीक है। फिर जियोग्राफिकल एंड सीजनल वेरिएशन इन इट्स इंसिडेंट सजेस्ट सम कॉमन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जियोग्राफी और सीजनल वेरिएंट से भी हो सकता है, वेरिएशन से। विद पॉसिबल रिलेशनशिप ऑफ अर्ली एक्सपोजर टू बोवाइन मिल्क प्रोटीन्स एंड अकरेंस ऑफ ऑटो इम्यून प्रोसेसेस इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अगर अर्ली एक्सपोजर हो गया बोवाइन मिल्क प्रोटीन से तो होगा, ठीक है, काऊ से, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी हटा दिया वैसा, ठीक है। अब इसके की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स में क्या बने, पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1A डायबिटीज मेलाइटस कैन बी सम्ड अब बाय इंटरलिंकिंग द अबव 3 फैक्टर एज अंडर। क्या, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी था टू दिस डिसऑर्डर हैविंग नॉर्मल बीटा सेल मास, ठीक है। बीटा सेल एक्ट एज ए ऑटो एंटीजन, मतलब ये ऑटो एंटीजन की वजह से ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हुई बॉडी में। CD4 T लिम्फोसाइट जो क्या करते हैं, इम्यून डिस्ट्रक्शन करते हैं पैनक्रियाटिक B सेल का, किससे, ऑटो इम्यून फिनोमेना से, ठीक है। 1 to 2 years लगते हैं इससे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर ऑफ डायबिटीज़ मैनिफेस्ट आफ्टर मोर देन 80% ऑफ बीटा सेल मास हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। द ट्रिगर फॉर ऑटो इम्यून प्रोसेस अपीयर्स टू बी सम ऑफ इन्फेक्शन इन्वायरमेंटल, एक जेनेटिक हो गया, एक ऑटो इम्यून हो गया और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वही लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। थैंक यू।